تخلیق کا ایک رخ یہ ہے کہ زمین کے اندر اس کے موجود رہنے کے لیے استحکام کی صلاحیت کام کرتی ہو، یعنی جڑیں ہوں. اور تخلیق کا دوسرا قانون یہ ہے، یہ قانون کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس کا تعلق اوپر سے ہو. تو تخلیق جب بحیثیت مخلوق کے ہوتی ہے تو اس کا تعلق اسفل سے ہوتا ہے، لیکن جب مخلوق کی حیثیت میں ظاہر ہو جاتی ہے اور مزید مخلوق کو جنم دینے کے لیے خالقیت کی ذیلی صفت کو استعمال کرتی ہے تو اس طرف اوپر کی طرف ہوتا ہے. نسلی سلسلے کے بارے میں مادی اعتبار سے انسان، حیوانات کی تخلیق یکساں نوعیت کی ہے. یعنی جس طرح آدم کے یہاں اولاد ہوتی ہے اور جس طرح آدم کی اولاد زندگی گزارتی ہے اور آدم کی اولاد کو وسائل کی ضرورت پیش آتی ہے، بالکل یہی صورتحال حیوانات کے لیے بھی ہے. مثلاً جو طریقہ کار انسان کی پیدائش کا ہے وہی طریقہ کار حیوانات کی پیدائش کا ہے. حیوانات میں چوپائے ہوتے ہیں، دو پائے بھی ہوتے ہیں، دو پیروں سے چلنے والے جانور بھی ہوتے ہیں، رینگنے والے جانور بھی ہوتے ہیں اور اڑنے والے پرندے بھی ہوتے ہیں. انسان پیدا ہونے کے بعد جب اختیاری حرکت کے قابل ہو جاتا ہے اور زمین پر چلتا ہے تو اس کے چلنے میں جو اعضاء معاونت کرتے ہیں وہ دو ہاتھ اور دو پیر ہیں. اگر دو ہاتھ دو پیروں میں سے کوئی عضو باقی نہ رہے تو انسان کے چلنے میں دقت پیش آتی ہے یا وہ چلنے سے معذور ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ہم چوپاؤں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں ان کے دو ہاتھ دو پیر نظر آتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم کسی گائے کے ہاتھوں اور پیروں کا تذکرہ پیروں سے کرتے ہیں، اس کا نام ہاتھ نہیں رکھتے. لیکن جس طرح انسان کے دو ہاتھ ہوتے ہیں، دو پیر ہوتے ہیں اور یہ دو ہاتھ دونوں پیر اس کی چال میں اس کے معاون ہوتے ہیں، اس کے لیے بیلنس کا ذریعہ بنتے ہیں، اسی صورت سے چوپائے بھی اپنے دو اگلے ہاتھوں سے اور اپنے دو پچھلے پیروں سے بیلنس کرتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں. اس کے بعد دوسری حیوانات میں جو دوسری نوع ہے وہ پرندے ہیں. پرندوں کی صورت بھی یہی ہے کہ پرندے دو پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں، دو پیروں پر چلتے ہیں، لیکن
पैरों पर चलना नहीं है, बल्कि जस्त लगाने के मुताबिक है, कूद कर वो चलते। लेकिन जब परिंदों की अपनी फितरत के मुताबिक जो चाल मुतय्यन है, यानी उड़ना, ऐसी सूरत में वो अपने पैर भी इस्तेमाल करते हैं और अपने पर भी इस्तेमाल करते हैं। यानी किसी कबूतर के अंदर 2 पर उसके 2 हाथ हैं और 2 पैर उसके 2 पैर हैं। जब कोई परिंदा फजा में उड़ता है, उस वक्त अगर उसकी उड़ान पर तवज्जो दी जाए और गौर किया जाए तो आप ये देखेंगे कि वो परों के साथ साथ अपने पंजों को भी हरकत देता है। कभी पंजे सुकेड़ लेता है, कभी पंजे खोल लेता है, कभी पंजे पूरी तरह खोल लेता है और कभी पंजे कम खोलता है। साथ साथ वो पंजों से अपने रुख तब्दील करने में भी ताउन हासिल करता है। उड़ना उसी वक्त मुमकिन है जब कोई परिंदा अपने पर भी इस्तेमाल करे और अपने पंजे भी इस्तेमाल करे। पंजे उसके पैरों की जगह काम करते हैं और पर उसके हाथ की जगह काम करते हैं। इसी सूरत से जब आप जमीन के अंदर रीने वाली मखलूक को देखते हैं तो वहां भी आपको कोई मखलूक ऐसी नजर आती है जिनके बज़ाहिर पैर या पंजे नजर नहीं आते, लेकिन जब आप उनकी चाल को देखेंगे और उनके चलने को देखेंगे तो हर रेंगने वाला कीड़ा अपने सामने के रुख को भी इस्तेमाल करता है और साथ साथ अपनी दुम को भी इस्तेमाल करता है। समंदर के अंदर की मखलूक को जब आप देखें, मसलन मछलियां हैं, मछलियों के अंदर भी आप ये देखेंगे कि उनके भी पर होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी के 4 होते हैं। उनके बारे में भी जब उनके चलने का मामला जिन्हें में आएगा तो वहां भी आपको यही सूरत नजर आएगी कि उनके पर जो है वो कायम मुकाम होते हैं हाथों के और उनकी दुम के ऊपर जो एक ताज सा बना हुआ होता है वो कायम मुकाम पैरों के होता है। इन्हें एक साख्त के बारे में जब आप गौर करते हैं तो यह पता चलता है कि इंसान की तरह दूसरी नौ भी हाथ और पैर से चलती फिरती है। अभी अलग बात है कि हाथ और पैरों की नौयत तब्दील हो जाए। यही सूरत परिंदों में हो या चरिंदों में हो या चौपाई में हो, नस्ल कशी की है। जो भी तरीका इंसान अपनी नस्ल कशी के लिए इख्तियार करता है वही तरीका चौपाई भी इस्तेमाल करते हैं, वही तरीका परिंदे भी इस्तेमाल करते हैं, वही तरीका जमीन के ऊपर रेंगने वाले कीड़े भी इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह एक मखसूस तरीके के बाद माँ के पेट में इंसानी बच्चे की तख्लीक और नशोनुमा होती है, इसी तरह गाय के अंदर भी तख्लीक और नशोनुमा होती है, भैंस के अंदर भी होती, गाय के अंदर भी होती वगैरह। जिंदगी को गुजारने के लिए और जिंदगी के लिए वसाइल हासिल करने के लिए जिस तरह इंसान के अंदर सुराख है, इसी तरह बकरी के अंदर भी सुराख है, गाय के अंदर भी सुराख है, कबूतर के अंदर भी सुराख है। इंतहा यह है कि बारीक तरीन जर्रा चींटी जो बहुत ही छोटी होती उसके अंदर भी ये सुराख आपको मिलेंगे। अब सूरत ये बनी कि एक तरफ हमारे सामने मखलूक में, मादी मखलूक में बड़ी से बड़ी मखलूक खाती है और दूसरी तरफ छोटी से छोटी मखलूक जो हम मादी आंख से देखते हैं भूरी चिमटी है। इन दोनों मखलूकात में समझ भी है, इन दोनों मखलूकात में अपनी जरूरियात जिंदगी को हासिल करने के लिए
حاصل بھی کرتی ہیں، کھانا پینا بھی ہے ان کے یہاں، دیکھنا بھی ہے،